नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी के लिए जो लोगों ने प्लॉट खरीदा है, जो लोग प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो लोगों ने भी गुंठेवारी प्लॉट्स पे घर बना चुके हैं, बना रहे हैं या फिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है चिखली में 36 घरों को डिमोलिश किया गया। ये सारी न्यूज़ जो है आप हर जगह पे जो है ज़रूर देख चुके होंगे। लेकिन इसे गिराया क्यों गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी हिस्ट्री क्या है? और इससे क्या सीखने को मिलता है? और एज़ ए प्लॉट ओनर या प्लॉट बायर अगर आप बनने जा रहे हैं, तो आपको इसमें से क्या समझना चाहिए? ये सारा कुछ आज इस वीडियो में एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले इसके हिस्ट्री को समझ लेते हैं। देखिए साथियों, चिखली लोकेशन में अगर आप देखें तो ये रिवर विला जो कि आपका बिल्कुल इंद्रायणी रिवर से लग के मौजूद है। इसकी जो प्लॉटिंग स्टार्ट की गई 2018 के एंड में यहाँ पे लेवलिंग का काम स्टार्ट किया गया, यानी कि जो अनइवन सरफेस था उसे प्लेन करने का काम चालू किया गया। उसके बाद 2019 में यहाँ पे प्लॉटिंग की गई और बेचना स्टार्ट किया गया। 2019 में देखें तो यहाँ पे ना के बराबर घर बने थे। 2020-21 आते-आते एक एकाध जो घर यहाँ पे बने हुए थे, 1-2 घर। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही 2022 आता है, यानी कि 2021 के एंड में या 2022 के शुरुआत में यहाँ पे घर बनने की संख्या तेजी से जो है वो बढ़ने लगी। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ ये समझना है कि 2022 में 2021 के मुकाबले 3 टाइम्स जो है घर बन गए और 2023-24 आते-आते अगर आप देखें तो यहाँ जो है लगभग जितने 36 घर आप देख पा रहे हो सब बन के तैयार हो गए। आखिर 2021 के बाद यहाँ घर बनने की संख्या में इतनी बढ़ोतरी क्यों आई? इसके पीछे का एक सिंपल कारण ये हो सकता है कि 2020 और 2021 में आए कोरोना वेव के चलते जो एक तरीके से सभी को पता था, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, लोगों को घरों की वैल्यू पता चली और खासकर लोगों ने ये सोचा कि अगर हमारे पास अपना खुद का इंडिविजुअल बंगलो होगा, खुद का घर होगा, तो शायद वहाँ पे हम आराम से अच्छी सांस ले पाएंगे और जो एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, वो वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से निभा पाएंगे। साथ ही साथ घरों की वैल्यू जैसे हमने आपको बताया, बड़ा स्पेस जो है वहाँ पे बनाया जा सकता है। यही कारण रहा होगा कि लोगों ने ज़्यादा जो है 2021 के बाद वहाँ पे घर बनाना चालू किया। 2022-23 आते-आते यहाँ तमाम घर बन गए। ये तो ये कहानी थी किस तरीके से ये पूरे जो आपकी प्लॉटिंग स्कीम थी यहाँ पे ये इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पे देखिए कई सवाल भी लोगों ने किए हुए हैं, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने ये सवाल किया हुआ है कि आखिर जब वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है, वाटर टैक्स लिया जा रहा है, वाटर का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं, सीवर कनेक्शंस हैं, तो फिर ये इल्लीगल कैसे हुआ? यहाँ पे आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2024 में, नवंबर 2024 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कही थी, अगर किसी घर को वाटर सप्लाई किया जा रहा है, सीवर लाइन कनेक्टिविटी मिल गई है, इलेक्ट्रिक मीटर वहाँ लगा दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है, तो ये कतई नहीं आप समझ सकते कि वो लीगल है। लीगल जो इल्लीगल है उसे लीगल नहीं बना आप समझ सकते हैं इस बेस पे। क्योंकि एज़ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अगर आप देखेंगे, अगर कहीं पे घर बना हुआ है, भले वो इल्लीगल हो, तो भी वहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना है, बेसिक सुविधाएँ देनी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वाटर कनेक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वहाँ पे वाटर कनेक्शन भी दिए जाते हैं। तो जो लोग भी ये सोचते हैं नहीं यार ये हमारा गुंठेबारी में बना था, अभी यहाँ पे जो है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जाने लगा है, वाटर कनेक्शंस मिल गया है, हमारे पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है, तो अब ये लीगल हो गया है, इस मुगलते में बिल्कुल मत रहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब चलिए इस कहानी में डिमोलिशन की जो बात आई, ये किस तरीके से शुरू हुई, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए ये बात है, एक एक्टिविस्ट जाते हैं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और वहाँ पे वो एक पीआईएल डालते हैं कि यहाँ ब्लू लाइन में जो है कुछ कंस्ट्रक्शन किए गए हैं और वो कंस्ट्रक्शन आने वाले समय पे फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा बन सकते हैं। इसके चलते एनजीटी ने इस चीज़ को सुना और उन्होंने अपने ऑर्डर में एनजीटी ने कब ऑर्डर दिया ये? जुलाई 2024 में ऑर्डर पास किया कि वहाँ पे जितने भी घर बनाए गए हैं, जो भी ब्लू लाइन के अंदर आ रहे हैं, उन्हें डिमोलिश किया जाए 6 महीने के अंदर
और एनवायरमेंटल कंपनसेशन पेनल्टी के अंतर्गत जितने भी होम ओनर्स हैं उनसे 5 करोड़ रुपए रिकवर भी किए जाएं। अब ये 6 महीने का जो है टाइम एक मोहलत दिया गया कि इस बीच जो है डिमोलिशन पीसीएमसी को करना ही होगा। अब आनन फानन ने जाहिर सी बात है जिन्होंने भी घर बनाया है, अपनी मेहनत की कमाई लगाई हुई है वहाँ पे, तो उनका तो जीना हराम हो जाएगा उस दिन से जिस दिन से ऑर्डर आएगा। आनन फानन पे वकीलों से मिलते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं यहाँ के जितने भी रेजिडेंट थे, जितने भी लैंड ओनर्स थे, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सिविल अपील ये दायर की कि जो यहाँ पे एनजीटी का ऑर्डर दिया गया है इसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया और एनजीटी के किसी भी मामले में जो हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। यानी दोबारा जो है जो आपका एनजीटी ने ऑर्डर किया था वही अपील्ड हो गया, वही चीज अप्लाई हो गई, यानी कि अब वही एक्शन डिमोलिशन का अब वो होना चाहिए। अब रेजिडेंट के पास क्या बचा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया कि हम एनजीटी के केस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो दोबारा जो है यहाँ के रेजिडेंट्स लैंड ओनर्स पहुंच जाते हैं एनजीटी में रिव्यू पिटीशन के लिए कि आपने जो ऑर्डर किया हुआ है इसे रिव्यू करिए। लेकिन एनजीटी ने इसमें किसी भी तरह का रिव्यू करने से मना कर दिया। अब एक तरीका ये बचा था कि अगर आप रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिव्यू करने के लिए नहीं तैयार हैं, तो इस बेस पे यहाँ के रेजिडेंट्स दोबारा पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि एनजीटी के मामले में आप हस्तक्षेप तो करने से मना कर चुके हैं, लेकिन अगर एनजीटी रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है तो आप जो है इसे अपने हाथ में लेके आप अपना फैसला सुनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया और यहाँ पे इस डिमोलिशन के लिए स्टे लगा दिया और पहली डेट जो दी वो फरवरी 2025 यानी इसी साल का दिया। उस पे सुनवाई चली और फाइनल जो आपका जजमेंट आया वो 4 मई 2025 यानी इसी महीने के 5 तारीख को ये ऑर्डर आ गया कि यहाँ पे डिमोलिशन होना ही चाहिए, क्योंकि एक तरीके से जो ये रिवर के ब्लू लाइन और रेड लाइन होते हैं उसका वायलेशन है, इसमें किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है और एनवायरमेंटल कंपनसेशन पेनल्टी के रूप में जितने भी होम ओनर्स हैं उनसे 5 करोड़ रुपए रिकवर भी किए जाएं। यानी अब ये डिमोलिशन होना था, 4 तारीख को ये ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब यहाँ पे तुरंत एक्शन में आ जाती है पीसीएमसी और यहाँ पे जितने भी लैंड ओनर्स थे, जितने भी होम ओनर्स थे जिन्होंने घर कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, इनको नोटिस इशू किया जाता है जितने भी मूवेबल आइटम हैं आप उसे शिफ्ट करिए, कभी भी यहाँ डिमोलिशन ड्राइव शुरू की जा सकती है। इस बीच अब दोबारा एक तरीके से क्योंकि होम ओनर्स के पास कुछ रास्ते बचे नहीं थे, सारी लीगल रेमेडीज को वो लोग ले चुके थे। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट चलते हैं और वहां पे ये बात करते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो रीडिमार्केशन की बात करते हैं ब्लू लाइन और रेड लाइन की, वहां पे जाते हैं। हाई कोर्ट ने इनकी अपील को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किसी भी तरह का इंटरिम स्टे नहीं दिया जिसका रिक्वेस्ट यहाँ के होम ओनर्स ने किया हुआ था। यानी अगर आपको इंटरिम स्टे नहीं मिला है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो पीसीएमसी बाध्य है उस एक्शन को अप्लाई करने के लिए, यानी कि डिमोलिशन ड्राइव करने के लिए। उसका पूरा रास्ता खुल चुका था और एज पर ओल्ड बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर और जो एक तरीके से गवर्नमेंट के जीआर होते हैं, 31 मई के बाद डिमोलिशन ड्राइव नहीं की जा सकती थी। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, शायद ये जीआर इसलिए भी पहले आया रहा होगा कि अगर रिवर लाइन के आसपास कोई भी डिमोलिशन है, कुछ भी आप 31 मई के बाद करते हैं तो मानसून सीजन आ जाता है और उससे जो है डेब्रिस और तमाम चीजें जो है रिवर फ्लो में जा सकती हैं। ये कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से 31 मई के बाद डिमोलिशन ड्राइव करने के लिए मना किया गया था। यही कारण था कि 17 मई के तारीख को 17 मई को इसी साल पीसीएमसी जो है ये डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट करती है और महज कुछ घंटों में 10 घंटे के अंदर इन 36 घरों को जो है डिमोलिश कर दिया जाता है। अब समझते हैं आखिर ब्लू लाइन और रेड लाइन होता क्या है और आप लोगों को किस तरीके से सचेत रहना है। सिर्फ ब्लू लाइन और रेड लाइन से नहीं, बाकी कहीं भी अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, हमने अपने एक वीडियो में डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है आखिर ब्लू लाइन रेड लाइन क्या होता है। उसे आप आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के जरिए डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन थोड़े में यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी मैक्सिमम फ्लड लाइन है किसी भी रिवर की, अगर वो 25 साल में जितना मैक्सिमम उसका रिवर लाइन गया रहेगा उसको जो है ड्रॉ किया जाता है एज ए ब्लू लाइन।
लेकिन पिछले 100 सालों में जो मैक्सिमम फ्लड लाइन किसी भी रिवर की जाती है, उसे रेड लाइन जो है बनाया जाता है। यानी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट लगातार हर रेनी सीजन में मॉनिटर करते हैं कि इस बार कितना मैक्सिमम इसका लेवल गया हुआ है। तो पिछले 25 सालों में जहां तक मैक्सिमम गया होगा वो ब्लू लाइन हो गया, और 100 ईयर में जो सबसे मैक्सिमम गया होगा वो रेड लाइन। अमूमन क्या होता है, रेड लाइन लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि वो रिवर के पास होगा क्योंकि खतरे की घंटी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 साल में ही जो मैक्सिमम गया है उसे ब्लू लाइन कहा जा रहा है। लेकिन 100 साल का लंबा समय है, एक शताब्दी का समय, एक सेंचुरी का समय है, तो उस बीच में कई बार फ्लड आ सकते हैं, तो वो ज्यादा दूर तक जा सकता है। यानी कि जो रेड लाइन है, अगर आप बाहर खड़े हैं रिवर से, काफी दूर हैं और आप रिवर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले रेड लाइन आएगी, उसके बाद ब्लू लाइन आएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। और एज पर गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस ये बात साफ है कि ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं। किस तरह के कंस्ट्रक्शन? रोड बनाए जा सकते हैं, सीवर लाइन डाली जा सकती है, गैस पाइपलाइन डाली जा सकती है। लेकिन रिवर का जो रिवर बेड है, वहां से जो ब्लू लाइन है, उसके बीच केवल नॉर्मल जो है आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही किए जा सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। जबकि यहाँ तो 2 माले के, 3 माले के स्ट्रक्चर बने हुए थे, वो भी 1 2 नहीं, लगभग 36। और अगर आप देखेंगे तो इसी प्लॉट के बाद 2-3 प्लॉट छोड़ के 2022-23 में यहाँ एक और नई प्लॉटिंग की गई थी, और जो हमें सैटेलाइट इमेज से दिखा, यहाँ 1-2 घर बनना स्टार्ट भी हुए थे, लेकिन 2023-24 में एकाएक वो हटाए गए। अब उसे डिमोलिश करके हटाया गया, या फिर लोगों ने खुद समझ के कि हाँ ब्लू लाइन है वो हटाए, वो बात अलग है। तो आपको सबसे पहले सचेत रहना है कि अगर आप रिवर के आसपास जमीन ले रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं वो बिल्कुल रिवर लाइन के अंदर तो नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे ये कैसे चेक किया जाए? तो आप उस लोकेशन का डीपी प्लान उठाइए, डेवलपमेंट प्लान उठाइए, उसमें साफ-साफ ब्लू लाइन और रेड लाइन मेंशन्ड होता है। नहीं तो इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट की अलग से वेबसाइट भी है और कॉर्पोरेशन की भी है। उन सारे वेबसाइट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अपने-अपने लोकेशंस में उसे ओपन करके पहले चेक करिए कि वो सर्वे नंबर का कितना हिस्सा ब्लू लाइन या रेड लाइन में जा रहा है। उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। यहाँ पे एक चीज़, दूसरी बात, कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर फिर बैंक ने उस पे लोन क्यों दिया? टैक्सेस की बात तो हमने पहले ही बता दी आप लोगों को कि प्रॉपर्टी टैक्स का क्या मसला है, वाटर टैक्स का क्या मसला है, और इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होने से ये बात नहीं प्रूफ हो जाती कि आप इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल समझते हैं। वो बात तो हो गई। अब यहाँ ये बात आती है, कई लोग कह रहे हैं कि आखिर बैंक ने लोन कैसे दिया? देखिए, बैंक ने कंस्ट्रक्शन पे लोन नहीं दिया। अगर कोई भी लैंड पार्सल ब्लू लाइन के अंदर है, रेड लाइन के अंदर है, तो वो चीज़ कभी भी सैंक्शन नहीं हो सकती है। और अगर वो सैंक्शन नहीं है, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन लोन या फिर प्लॉट खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता है। लोगों ने जो लोन लिया भी होगा, हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे अपना पर्सनल लोन लेके लगाया हो, या फिर कई बार कुछ जो है बैंक, जो आपका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उस पे आपका प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन दे देते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसे लैप भी कहा जाता है। तो ये सब हो सकता है, लेकिन उस पे लीगली कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर प्लॉट खरीदने के लिए लोन नहीं मिला है। इसे आप एनए प्लॉट से कंपैरिजन मत करिए। तो क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वो होते हैं आपके गुंठेवारी के, इल्लीगल प्लॉटिंग्स के। और अमूमन क्या होता है, आसान होता है कि सस्ते ज़मीनें ले ली जाए, उस पे कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। सोचना अच्छा है, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास वही एक रास्ता भी बचता है। लेकिन यहाँ पे सँभलने की ज़रूरत है। जितने लोगों ने भी इस तरीके के घर बनाए हुए हैं, बना रहे हैं या फिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि जो वहाँ के लोकल रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसे आप फ़ॉलो करिए। कोई भी पहुंच के वहां प्लॉट बेचना चालू कर देगा, और 10 लोगों ने खरीद लिया है उनके ट्रस्ट पे और उनके भरोसे के चलते, या आपको ताकत मिल रही है उस भरोसे से, इसके चलते प्लॉट मत खरीदिए। और यहाँ कॉर्पोरेशन को भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जब ऐसी प्लॉटिंग्स होती हैं, उसकी होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, उसका ऐड किया जाता है। कई जो है आप देखिए ऑटो रिक्शा के पीछे जो है बैनर्स लगे होते हैं कि आपको 36,000 रुपए एक तरीके से हफ्ते भर के आप अपना प्लॉट ले सकते हैं। तो क्या आपको जो है यहाँ पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह की प्लॉटिंग जो हो रही है वो इल्लीगल है? क्योंकि अगर आप उस समय एक्शन लेंगे तो नुकसान बायर का नहीं होगा, जो प्लॉट ओनर है उसका भी नुकसान नहीं होगा। वो पहले से ही सचेत रहेगा और वो बेचेगा ही नहीं अगर आप इस तरीके से एक्शन लेंगे।
आप प्लॉट बिकने दे रहे हो, जो बेच रहा है उसकी जेब में पैसे जाने दे रहे हो, और आखिर वो पैसा किसका है? जो बेचारा फ्लैट नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास उतनी लोन एलिजिबिलिटी नहीं है, या फिर उसको हो सकता है बड़े घर की ज़रूरत हो, या कई बार लोग सोचते हैं मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं घर बना लेता हूँ, एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, वहाँ से रेंट आएँगे, उससे मेरा काम चलेगा। वो लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं, तो आखिर अगर इनके ऊपर हथौड़ा चलता है, चाहे किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो या किसी ने भी ऑर्डर दिया हो, चाहे एनजीटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आखिर नुकसान तो एक इंडिविजुअल का करा रहे हो आप। लेकिन अगर वो प्लॉटिंग की जा रही है और धड़ल्ले से बेची जा रही है, क्या तब आपके कानों पे जूं नहीं रेंगता? क्या तब आपको नहीं दिखता कि उसे रोका जाए? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, कॉर्पोरेशन को कहा जा रहा है। और इसके साथ-साथ बायर, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 करोड़ रुपए भी डिमांड किए हैं एनजीटी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जस का तस रखा है। यहाँ से क्या बात साफ हो रही है? यहाँ से ये बात साफ हो रही है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, तो आप कहाँ पे लगा रहे हैं, ये एक बायर की भी ज़िम्मेदारी है। ऐसे कई पोंजी स्कीम और कई तरह की जो स्कीम्स आती हैं कि 2 लगाओ 4 पाओ, 4 लगाओ 8 पाओ, 16 32 हो जाएँगे। क्या आप उसमें पैसे लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, और अपने हो सकता है पूरे जीवन की कमाई आप लगाने जा रहे हैं, या फिर जीवन में जो आगे कमाएँगे, उसे ईएमआई के रूप में भरने के लिए तैयार होने जा रहे हैं, तो क्या आपको इसका ध्यान नहीं देना चाहिए? आपको ही ध्यान देना, आपका पैसा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आपका ही पैसा फँसने वाला है। सौदागर लगातार आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा है। कहीं भी कोई समस्या है, तो हमने क्वेरी कैंसिल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हमने कोशिश की है कि इस विषय में जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखें। हो सकता है कुछ चीज़ें फिर भी छूट गई हों, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जैसा हमने आपको बताया क्वेरी कैंसिल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भी आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। सौदागर लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ और तमाम जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने ला रहा है। यदि आपने अभी तक सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस लगातार मिलता रहे और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।